नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के ठिकाने से आयकर विभाग ने 220 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। नोट जब्त किए हैं। अलमारियों में नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आयकर छापेमारी का यह पूरा मामला शराब कारोबार में टैक्स चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद धीरज साहू झारखंड के एक प्रमुख व्यवसायी हैं और राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। वह कांग्रेस की ओर से 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बता दें कि आयकर विभाग सांसद साहू और उनके रिश्तेदारों करीबियों के ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी कर रहा है। उड़ीसा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से सबसे ज्यादा कैश बरामद किया गया है। सांसद साहू के झारखंड के रांची एवं लोहरदगा और उड़ीसा स्थित आधा दर्जन ठिकानों पर भी साथ साथ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बंगाल में भी कुछ ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बीजेपी अपने विरोधी कांग्रेस पर हमलावर है। सोशल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमला किया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के मामले में जवाब मांग रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि ये एक व्यवसायी के यहाँ आयकर छापा है। अब ये नोट इनका क्या वो व्यवसायी हिसाब किताब दे पाता है? क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी और उनके करीबियों के यहाँ से बोरो नोट मिला था, तब भी ये कहा गया था। और इसके बाद बहुत सारी जगह से, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए के घर से बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ, बहुत सारे माल असबाब मिले थे। तो ऐसे में क्या आयकर छापे में जो संपत्ति मिली है वो क्या पूरी तरह भ्रष्टाचार की है या उसका कोई हिसाब किताब सांसद महोदय दे पाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी जरा चूक नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 220 करोड़ रुपए बरामदगी के मामले को एक तरीके से बहुत प्रमुखता से उठाया और उन्होंने ट्वीट करके सवाल पूछा है। और इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मोदी की गारंटी है? क्या है? झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी। वही बातें जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 220 करोड़ रुपए की संपत्ति या यूं कहें नगदी बरामद हुई है। मामले में सियासत भी खूब हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए हमला किया है और एक पीएम ने एक लाफिंग इमोजी के साथ में एक ट्वीट सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया है। लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्रॉस और डॉलर की इमोजी भी लगाई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री अपने हैंडल से बयान के साथ इमोजी नहीं लगाते हैं। ऐसे में उनके इस एक्स को लेकर कई लोगों का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें नोटों से भरी अलमारियों की तस्वीर देखी जा सकती है। सवाल अपने आप में वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी ने सभी नेताओं के जो कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया। हालांकि अभी तक इस पर कोई काउंटर बयान नहीं आया है। लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा कि जब कर्नाटक का चुनाव 50% सरकारा पर कांग्रेस पार्टी ने जीता, उसके बाद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के इस हथियार को अपने हाथ में लेके कांग्रेस पार्टी पर चलाया, विपक्षियों पर चलाया और खूब इस्तेमाल किया। अब लोकसभा चुनाव में भी
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी एक तरीके से इस बात को लेकर ठान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को भ्रष्टाचारी और घमंडिया कहकर वो पूरी तरीके से घेरेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी पर ट्वीट किया और वो आपको हम बयान भी सुनाते हैं प्रधानमंत्री का। जब ईडी और तमाम एजेंसियों पर सवाल उठ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उनकी पीठ ठोकी थी, वो पुराना एक बयान सुनिए। ये बयान पुराना है लेकिन आज के घटनाक्रम से इसका रेलेवेंस खूब है, वो बयान सुनिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव, प्रधानमंत्री अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। ये तमाम एजेंसीज के अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस को संबोधित वो कर रहे थे। पिछले दिनों की ये बात है, ये उन दिनों की बात है। और वो कह रहे हैं कि जनता सराहती है अगर स्वच्छ मन से आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब, और आपको सराखों पर बैठाती है। बैठा लिया 3 राज्यों में सराखों पर। प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं, उनकी पार्टी ये दलील दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी जो कि धीरज साहू व्यापारी भी हैं, क्या 100-200 करोड़ रुपया उनके यहां से बरामद हुआ तो क्या वो भ्रष्टाचारी हो गए, क्या साबित हो गए, क्या उन्हें क्या कन्विक्ट कर दिया गया कि वो भ्रष्टाचारी हैं? बहुत सारे, इस देश में बहुत सारे लोगों को, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता पहले भी इस जद में आ चुके हैं, क्या वो उनके यहां से भी बहुत नोटों का जखीरा बरामद हुआ है? लेकिन ये कहकर भ्रष्टाचार पर कवर नहीं डाला जा सकता, उसको कवर नहीं किया जा सकता। ये झारखंड के सांसद जो कांग्रेस के हैं, वो शराब के व्यापारी भी हैं, बहुत सारे और कारोबार हैं। उनके राहुल गांधी के साथ बहुत सारी तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं और बहुत सारी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। आज पूरे दिन चूँकि सांसद ही हैं तो सारे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें होंगी ही, स्वाभाविक है। लेकिन वो एक व्यापारी भी हैं और इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ आय कर के छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए बरामद होता है, सेटलमेंट होता है, जो टैक्स होता है वो काटा जाता है, ये प्रक्रिया चलती है। तो इस मामले को असाधारण क्यों बनाया गया? क्या वो कांग्रेस के सांसद हैं इसलिए असाधारण बनाया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यापारी होता, 100-200 करोड़ रुपया उसके यहाँ से बरामद होता तो उसकी टैक्स लायबिलिटी, वो तमाम चीज़ें वो हो जाती अगर उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं होता। कुछ लोग सीधे MP MLA हो जाते हैं और कुछ व्यापारी MP MLA और नेताओं को फंड करते हैं। मसला ठेके हासिल करना, तमाम इस तरीके के कारोबार लेना, वो तो जो राजनीति का रास्ता है उससे ही व्यापारी हों, और चाहे जो सांसद, विधायक या पॉलिटिशियन व्यापारी हों, दोनों का लगभग रास्ता एक ही सा होता है। ये बात थोड़ा सा एज मिल जाता है। अगर कोई व्यापारी सांसद विधायक है तो उसको इसका एज मिलता है, उसको इसका लाभ मिलता है और उसको उसकी पहुंच सत्ता प्रतिष्ठा तक सीधे होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन से भी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा मांगा है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार की पाई पाई जो कि जनता की गाड़ी कमाई है उसको वसूलेंगे। झारखंड में कांग्रेस सांसद हैं धीरज साहू, जो समाचार आ रहे हैं शराब निर्माता समूह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस पर आईटी रेड हुई है जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक हैं। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां, करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप, खड़गे जी साइलेंट, राहुल गांधी याददाश्त चली गई। कौन है धीरज साहू? लेकिन आज जब जनता पूछ रही है, ये 100 करोड़ रुपया 9 अलमारियों में निकलता है। हिम्मत है राहुल गांधी की, खड़गे जी की, कि बाहर आए। यही बड़ा सवाल है। 200-225 करोड़ की आईटी रेड है और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो शराब निर्माता हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, डिस्टिलरी हैं। डिस्टिलरियों में बहुत सारा कैश का काम होता है, सभी को पता, पूरे देश में बहुत सारे, अभी भी बहुत सारा कैश का काम होता है। और जो ठेके पर जो शराब बेचने वाले लोग, जो लेने वाले लोग होते हैं, अब वो क्यूआर कोड नहीं इस्तेमाल करते हैं। पौवा अद्धा लेने के लिए भी कोई क्यूआर कोड से पैसे देता नहीं है। और जब ठेके वाले कैश में पैसा लेते हैं तो डिस्टिलरी को भी कैश में पैसा देते हैं। ये एक तरीके साइफनिंग है, पैसे की चेन है। अब धीरज साहू और उनकी कंपनी कितना पैसा दिखा रही थी, कितना व्हाइट मनी था, कितना ब्लैक मनी था, ये तो एजेंसियां बेहतर बता सकती हैं। लेकिन आप इस आईटी रेट को 200 करोड़ की संपत्ति और 100 करोड़ उसमें कैश मिला हो, इसको एक झटके में काली कमाई घोषित नहीं कर सकते। ये कर भी सकते होंगे तो ये मामला इतना असाधारण क्यों बनाया गया, इसके पीछे वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह झारखंड की राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये झारखंड का ही मसला है, वहीं के राज्यसभा के सांसद हैं और पूरी जो छापेमारी हुई 3-4 स्टेट्स में हुई है। अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हमारे जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार श्याम बेताल साहब हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं अनिल गुप्ता के पास रुख करूंगा क्योंकि आज पूरे दिन अनिल गुप्ता की पार्टी ने इस मसले को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला के रूप में प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया और कहा यही मोदी की गारंटी, पाई पाई वसूलेंगे। एक डिस्टिलरी निर्माता, शराब निर्माता, व्यापारी जिसके कई राज्यों में कारोबार हो, ठेके हों या डिस्टिलरी हो, उसके यहाँ छापेमारी में 100 करोड़ रुपया या नगद और तमाम 200-250 करोड़ की संपत्ति उसके सहयोगियों के यहाँ बरामद हुई हो। अनिल गुप्ता, ये मामला असाधारण कैसे हो जाता है?
इस देश में बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे व्यापारियों के यहाँ रेड हुई है। उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र राजू बताएंगे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ रेड हुई थी, उनके यहाँ बहुत सारा नगद पैसा बरामद हुआ था। कर्नाटक में आपकी पार्टी के विधायक के यहाँ इतना नोट बरामद हुआ कि मशीनें बिल्कुल फेल हो गई। तो ये असाधारण क्यों है कि प्रधानमंत्री तक को इसमें सीधे कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये 200 करोड़ बरामद हो गया है, सारी काली कमाई, ये भ्रष्टाचार है। ये असाधारण क्यों है अनिल गुप्ता? जी नमस्कार, और माफी चाहता हूं, मैं ट्रैफिक जाम में हूं इसलिए थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम होगी। नहीं, आपका सिग्नल बिल्कुल क्लियर मिल रहा, बोलिए। हाँ, असाधारण इसलिए भी है जब देश में एक नियम है कि आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन सिर्फ आपको बैंक के थ्रू ही करना है, कैश नहीं करना। और 220 करोड़ से ज्यादा अगर कैश मिलता है। मैं धीरज साहू जी के बारे में देख रहा था, 2018 में जब इन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना फॉर्म भरा था तो इन्होंने अपना जो एसेट्स दिखाया था वो 38 करोड़ रुपए दिखाए थे, 38 करोड़ जी। जिस व्यक्ति के सिर्फ एसेट्स जो पुराने काम है, इनके पहले भाई भी सांसद रहे रांची से, ये भी 2-3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और आज राज्यसभा के हैं। तो 38 करोड़ की जिनकी संपत्ति हो और अगर कैश 220 करोड़ से ज्यादा, और अभी तो गिनती जारी है, ये जाहिर करता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि नियम अनुसार देश के जो कानून है, इनकम टैक्स के कानून है, इतना कैश तो आप रख ही नहीं सकते, आपके पास चाहे शराब का काम हो या किसी भी चीज का काम हो। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर से जुड़े हुए हैं, जो कि ये चुनाव लड़ते हैं, पैसा बहाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और इतना भ्रष्टाचार है और सोनिया गांधी को पैसा पहुंचाते हैं। आपकी पार्टी ने अभी कहा कि गांधी परिवार की तिजोरी में पैसा जाता है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा, तो अब शर्म लिहाज करने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे बोलिए, सीधे जो कहना हो कहिए। मुझे लगता है अनिल गुप्ता जी को फोन पर जोड़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर वो जवाब दे पाएंगे। अनिल गुप्ता जी को फोन पर जोड़ा जाए। मैं शैलेश सिंह के पास जाता हूं, चूंकि अनिल गुप्ता जी ने पहले ही कहा था कि उनकी आवाज शायद बाधित हो जाए, तो मैं शैलेश सिंह के पास जाऊंगा, सहयोगियों से कहूंगा कि अनिल गुप्ता जी को फोन पर जोड़ लें। वो शैलेश सिंह, अनिल गुप्ता कह रहे हैं कि भाई जिस देश में 20,000 रुपया से ज्यादा कैश रखने की इजाजत ना हो, वहां उसका हजारों लाखों गुना ज्यादा 220 करोड़ रुपया नगद बरामद हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि भाई ये तो भ्रष्टाचार की पाई पाई वसूलेंगे, ये मोदी की गारंटी है। अगर कोई छापेमारी में कोई अकूत संपत्ति बरामद हुई है तो जाहिर सी बात है फिर एजेंसियां तो कार्रवाई करेंगी ही। शैलेश जी, शैलेश सिंह। सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक कारोबारी जो खानदानी जमींदार रहा हो और आज से नहीं, करीब आजादी के टाइम से इनके यहाँ डिस्लरी का काम चलता है जी, और इनका कोई एक कंपनी नहीं है जिसके लिए 20,000 एक साधारण नौकरीशुदा व्यक्ति को रखना है। नौकरी पेशा आदमी को कैश रखना है वो 2 लाख तक रखना है, 20,000 तक नहीं। अनिल जी को इसकी जानकारी कम है क्योंकि एक व्यक्ति 2 लाख तक रखता है कैश। अब उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं और बिना छापेमारी करते हुए ही ऐसा घोषित कर देना कि ये काली कमाई है, भाई उन्होंने अपने बुक्स में डिक्लेयर कर रखा होगा कि हाँ भाई ये काली कमाई नहीं है। क्योंकि डिस्लरी का कारोबार उनका किसी एक राज्य में नहीं फैला है, पिछले 5 राज्यों में, आसपास के 5 राज्यों में उनका कारोबार फैला हुआ है और डिस्लरी का कारोबार कैश का ही होता है। जो राज्य सरकार की दुकानें हैं वो भी कैश में ही काम करती है। चूंकि ये व्यापार डिस्लरी का झारखंड से उड़ीसा में हो गया है तो उनका कैश का डेली का कारोबार है। तो कारोबार पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अब शराब की दुकानों में तो जाकर के लोग ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं हैं,
शराब की दुकानों में डेली कैश का कारोबार होता है, पेट्रोल पंप में डेली कैश का कारोबार होता है। तो इतना कैश जमा होना एक डिस्लरी कारोबार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां डेली कैश लेन देन होता है और बैंक में डेली नहीं जा पाता है, कभी कभी छुट्टी के दिन होते हैं तो शनिवार और रविवार को कैश जमा नहीं होता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि छापा जो पड़ा वो मंगलवार को पड़ रहा है, और मंगलवार का दिन जो होता है, अगर एक दिन सोमवार को छुट्टी हो गया तो फिर इतनी कैश जमा रह जाती है। प्रधानमंत्री उस समय कुछ नहीं बोलते हैं जबकि उनके विधायकों के यहाँ जब कर्नाटका में छापा पड़ता है और 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है, प्रधानमंत्री उस समय कुछ नहीं बोलते 20 करोड़ आपके यहाँ ज्यादा बरामद हुआ इसलिए बोल दिए होंगे। 20 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है तब प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। तो ये तो एक छोटी सी घटना में प्रधानमंत्री का कूद जाना, देश में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें चुप लगा जाते हैं। तो ये तो तथ्यात्मक नहीं है ना कि भाई 100 करोड़ में वो पूरी काली कमाई ले आएंगे भारत का। जहां 8 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी में जाकर के भारत सरकार को घाटा होता है, वहां जाकर के वो 200 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ाने पर इतना चिल्ला मचा रखे हैं कि भाई हमने पूरा कैश काला धन लेके आ गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन हमारे 2014 में उन्होंने कहा था कि 100 दिन हमें दीजिए और जाकर के मैं 100 दिनों में सारे स्विस बैंक से और जितना भी विदेश में काला धन है वो लेते आऊंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे फांसी दे दीजिएगा। नहीं होगा पैसा वहां तो कहां से ले आएंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री का अरे भाई शैलज जी, पैसा होगा ही नहीं तो कहां से ले आएंगे प्रधानमंत्री जी? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले चेक कराया होगा, नहीं मिला होगा। भाई वो लिस्ट कहां गया प्रधानमंत्री जी का? भाई 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, वो लिस्ट कहां गया जो वो बोलते थे कि 14 लाख करोड़ रुपए? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि उन्हें इस प्रकार की सूचना मिल रही है। कोई आधिकारिक बयान उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा इस प्रकार की सूचना मिल रही है तो मैं उसको चेक कराऊंगा, होगा तो लाऊंगा। अब नहीं मिला तो नहीं लाए वो। आप लोग उसी को पकड़े हुए हैं 10 साल से। 15-15 लाख रुपए आम जनों को नहीं मिल पाया ना, वो काला धन लाए। आप भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं शैलेश सिंह। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपके शीर्ष नेतृत्व के पास साहू जी पैसा भिजवाते थे, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रधानमंत्री ने कहा यह मोदी की गारंटी है, और आजकल गारंटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही। अभी 3 राज्यों में निपटा चुकी है गारंटी आपको। प्रधानमंत्री जी 15 लाख लोगों को जिस तरह से बांटते हैं उसी तरह की गारंटी देते हैं, और लोग उसी झांसे में आ जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। जब बीत जाता है तब जाकर जनता के विवेक पर मत सवाल उठाइए। यही प्रधानमंत्री जी की गारंटी है और लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। भारत की जनता भूली है। जनता के विवेक पर मत सवाल उठाइए, नहीं जो बचे 3 राज्य हैं वो चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं, कटु बात कह रहा हूं मैं। नहीं, बात ऐसी है ना कि हम कांग्रेसियों का आदत है सच बोलने का, और वो कोई भी वादा करती है तो सच में करती है। अब छलावे का एक चल रहा है माहौल, ये जरूर है, इस छलावे के माहौल में हम राज्य दर राज्य खोते जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस सच्चाई की राह पे चलती है। और एक दिन आप देखिएगा कि देश में जाकर के इनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा और पूरा सफाया होगा। चलिए मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। ये आप लोगों की पॉलिटिकल बातें हैं, किसका सफाया होगा किसका नहीं होगा तो जनता ही तय करती सफाया। लेकिन मोदी की गारंटी, बात तो कुछ है। ब्रेक से लौट आए हैं, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे सांसद हो विधायक हो, उनका हिसाब किताब रखने वाली संस्था एडीआर से हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर MS मानस साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और लगातार हमारे साथ अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक। मैं अनिल गुप्ता जी के पास आऊंगा। अनिल जी, बहुत सारी बातें अगर आपने सुनी होंगी, कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी के यहाँ, पार्टी के नेताओं के यहाँ पैसे बरामद होते हैं तो आप लोगों को प्रधानमंत्री उसमें नहीं आते हैं। ये एक व्यापारिक घराना है और
तमाम चीज़ें कैश में होती हैं, तमाम चीज़ें इस तरह की होती हैं, और हो सकता है उन्होंने अपनी बुक्स में इसका जिक्र कर रखा हो। एकदम सडन इसको काली कमाई, भ्रष्टाचार, गांधी परिवार तक पहुंचता एक सांस में, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है बीजेपी? अनिल गुप्ता। देखिए, जो साहू जी की कंपनी है, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनकी एक रानी सती राइस मिल है, एक डिस्टिलरी है भुवनेश्वर। और मैंने पहले कहा, एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो अपना असेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट फाइल करते हैं। 2018 में जब राज्यसभा के लिए इन्होंने भरा तो उन्होंने कहा 38 करोड़। और कई बार हंसी भी आती कि कांग्रेस के लोग ऐसी बात करते हैं कि कैश में डीलिंग होती है। सर, अगर आपकी कैश में भी होती है, नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि लिमिट भी कुछ ज्यादा होती है। आपने 20,000 बताया, आपको जानकारी नहीं, ऐसा वो कह रहे थे। मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपनी में लेन देन अब तो 10,000 हो गया है, उससे ज्यादा आपको चेक से या डिजिटली करना पड़ता है, वो क्लैरिफाई कर लें। हाँ, अगर जिसकी कैश सेल होती है वो करते हैं। अगर आप इनकी टर्नओवर करें, अगर इनको ये कहते कि इनकी सेल है, और अगर 2 दिन का भी सेल माने हैं, तो अभी रफली जो एस्टीमेट है तो 110 करोड़ पर डे, अगर 2 दिन की भी माने, अगर इनका जस्टिफिकेशन भी करें। ये क्या शो करता है कि कितने लाखों करोड़ की ये टर्नओवर है। इनकी जरा बैलेंस शीट देख लीजिए। और भ्रष्टाचार को किस तरीके से जस्टिफाई करते नहीं, वो मेरा सवाल गुप्ता जी ये है कि कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आपकी एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी, उसको कम से कम बताना चाहिए कि भाई इतना पैसा ये भ्रष्टाचार का है, इतने पैसे का साहू जी हिसाब नहीं दे पाए, इतना पैसा इनका है, इतना पैसा राहुल गांधी को जाता था, इतना पैसा सोनिया गांधी को जाता था। कम से कम ये तो सामने आ जाने दीजिए। प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, पूरी बीजेपी भी लगातार के भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मतलब ये जल्दबाजी नहीं लग रही क्या आपको? जल्दीबाजी क्या है? कांग्रेस के सांसद के यहाँ से इतना करोड़ों रुपया, जिसको आप गिनने में, बीजेपी के विधायक के यहाँ भी 200 करोड़ बरामद हुआ था। तब पूरी पार्टी सन्नाटा खींचे हुए थी। बताओ ना, किसके हुआ था? कर्नाटक में अभी चुनाव के दौरान आपने देखा नहीं क्या? गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मैंने गूगल किया हुआ है ना, देख लीजिए ना, बीजेपी के विधायक के यहाँ बरामद हुआ था, आप देख लीजिए। नहीं तो मैं अभी आपको भेज दूंगा निकाल के। या तो बोलने दीजिए या अपनी क्वेश्चन रखिए। बोलिए, मेरा जवाब सुनिए ना। बोलिए, आप काटिए मत बीच में से। बोलिए। देखिए मोदी जी, नहीं, मैं सिर्फ भाषण नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, भाषण नहीं बोल रहा। बोलिए, भाषण के लिए बोलिए भी मैं बाकी मेहमानों को लूंगा, कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए, माननीय मोदी जी को भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है। कोई भी व्यक्ति हो, हम जस्टिफाई नहीं करते अगर कोई किसी भी पार्टी का हो। और ये इतना बड़ा, और टीवी चैनल गए ना वहाँ पे, सब दिखा रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहा है कि कितनी तरीके से। तो सोनिया गांधी जी आए ना कि ये पैसा इनका अपना है, क्या है वो? राहुल गांधी जी कहें, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन कहें कि उनकी कंपनी का पैसा है। ठीक बात। खुद बोले साहू जी बोले हमारी कंपनी का पैसा है। अरे इतना क्या, इतनी तो शर्म आनी चाहिए। इतना पैसा जो बोरियों में भर के रखते हैं क्या? इसका मतलब 1 या 2 दिन टर्नओवर है इनकी। अरे अभी दीवालों में मिला था, समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ दीवालों में मिला था, दीवालों से खोद के निकाला गया था। इसकी तो महिमा मत करिए व्यापार की, इसको तो गजबा है मामला। है वो नए तरीके निकालते हैं सर, इसमें भी भ्रष्टाचार। चलिए, मैं भ्रष्टाचार का समूल नाश होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी जाति धर्म दल इससे चिन्हित नहीं होना चाहिए। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं श्याम बेताल साहब को चर्चा में ले रहा हूं। श्याम बेताल जी, भ्रष्टाचार का ये मामला बहुत गंभीर है, जैसा कि सभी जो बीजेपी के नेता और अभी अनिल जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है, कांग्रेस के सांसद के यहाँ बरामद हो गया। अगर एक साधारण व्यापारी के यहाँ अगर ये रेड होती और पैसे मिलते तो क्या इतनी हाइप इसको मिलती क्या? श्याम बेताल जी। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब आई आवाज? हाँ, बोलिए कृपया। हाँ, इतना पैसा कहीं मिलना ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है।
इतना नगद पैसा जी कोई नहीं रखता है, जी चाहे कोई व्यापारी भी नहीं रखता है इतना। जो जैसा कि बता रहे थे कि ये शराब का कारोबार करते हैं तो उनको नगद की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी नगद की जरूरत पड़े ऐसा मुझे नहीं मतलब लगता है। सैकड़ों करोड़ रुपया नगदे आप रख लेंगे तो फिर तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी ना। हाँ। जी तो दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने क्यों किया इसके पीछे सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही ऊंचे दर्जे के दूरदृष्टि रखने वाले हैं। वो उनको इसके पीछे लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं और इतना पैसा उठा करके अपने घरों में रखते हैं। तो इसके कारण उन्होंने ये ट्वीट किया, वरना प्रधानमंत्री कभी ट्वीट नहीं करते हैं कभी। हाँ, और वो हंसने वाली इमोजी भी बनाए, हम तो पहली बार देख रहे हैं मोदी जी को कि इमोजी के साथ में बाकायदे बिल्कुल फुर्सत में किया गया है। अब प्रधानमंत्री की टीम ने किया, प्रधानमंत्री तो नहीं करते होंगे लेकिन उनकी जानकारी में जरूर होगा। जी हाँ, तो नहीं, इसके पीछे सोच यही है कि कांग्रेस को किसी तरीके से कटघरे में खड़ा करना, कि इनके लोग, इनके जैसे वो सारे विपक्षी गठबंधन को घमंडिया और भ्रष्टाचारी कहते हैं, उस पर एक और पुख्ता बुनियाद खड़ी कर रहे हैं वो। हाँ, उसका उन्होंने सबूत दे दिया, समझ लीजिए। तो ये चीजें राजनीति से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट करना निश्चित रूप से, कभी भी आईटी रेड या ईटी रेड पर बहुत ज्यादा कभी इस तरह से नहीं वो ट्वीट करते हैं, जब तक कि मामला पूरा क्लियर ना हो जाए। अभी तो वो जांच चल रही है, रेड चल ही रही है। इसका अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे क्या इसका निष्कर्ष पर पहुंचता है ये भी अभी नहीं है, और प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, तो इसके पीछे तो मुझे राजनीति ही दिखाई देती है। जी जी, मैं राघवेंद्र सिंह राजू को शामिल करूं, उससे पहले मैं चर्चा में संजय सिंह को लेना चाहता हूं। संजय सिंह चुनाव विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और एडीआर नाम की संस्था के लिए काम करते हैं विश्लेषक के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर। और सभी जानते हैं कि एडीआर इस देश में भ्रष्टाचारी जो राजनेता हैं उनका लेखा जोखा भी रखती है, हेट स्पीच देने वाले राजनेताओं का लेखा जोखा रखती है, जो चुनाव में अकूत संपत्ति खर्चा करते हैं उनका भी लेखा जोखा रखती है। एक तरीके से आप ये कहें कि वो एक निगरानी वाली संस्था के रूप में काम कर रही है। काबिल तारीफ काम है। संजय जी, एक बार पुनः स्वागत आपका। इस पूरे घटनाक्रम को क्या ये अकेले ऐसे सांसद होंगे क्या, या केवल सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की जो खिलाफ पार्टियां हैं उन्हीं में भरे हुए हैं क्या? चौहान साहब नमस्कार, बहुत दिनों बाद आज आपको टीवी पे देख रहा हूं और आपको पहले तो आप स्वस्थ हैं और इतने बेदाग ढंग से इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसे ही ताकत दे। बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम, बहुत आभार आपका। जी, मैं एक गाड़ी में हूं और दरअसल माफी चाहूंगा दर्शकों से कि शायद उतने ठीक ढंग से फीचर भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें तो बहुत की जा रही हैं और निश्चित तौर से जो ये घटना घटी है, इस घटना के बारे में वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो और अगर वो इतने पैसे रख रहे हैं तो एक तो ये निश्चित तौर से ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं काला धन तो है ही। लेकिन मैं आपको बहुत याद करता रहा मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, मैं बहुत याद करता था, हर दिन आपको याद करता था। मैंने वो जो दृश्य जी था, मैंने जिस तरह से पैसे का खेल इन चुनाव में मुझे लगता है संजय जी को भी फोन पर जोड़ लिया जाए तो वो तभी उनकी बात आ पाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात संजय सिंह कह रहे हैं। मैं राघवेंद्र राजू को लेता हूं, तब तक हमारी टीम संजय सिंह को फोन पर जोड़े। राघवेंद्र राजू, आपके पास आ रहा हूं। नो डाउट सैकड़ों करोड़ रुपया अगर कैश किसी के यहाँ मिल जाए, वो किसी का सांसद हो, किसी का विधायक हो, तो भाई एजेंसियां तो काम करेंगी ना, एजेंसियां अपना काम करेंगी। अब कांग्रेस वाले शैलेश सिंह अब कुछ भी दलील दें कि वो 3 पीढ़ी के व्यापारी हैं, 4 पीढ़ी के व्यापारी हैं, कैश का काम होता है, लेकिन अब तो 2016 के बाद जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की तो उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं।
तो अब जाहिर सी बात इतना कैश नहीं रख सकते हम लोग। और वो बता रहे हैं अभी बीजेपी के नेता के 38 करोड़ उन्होंने अपनी संपत्ति बताई थी, बैलेंस शीट कंपनी की क्या है, बहुत सारे सवाल हैं। और फिर अगर पुख्ता जानकारी नहीं होती तो प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते, एक्स पर अभी पोस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी हैसियत के नेता हैं इस दुनिया के और देश में सर्वोच्च पद पर हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं तो उनके पास पुख्ता जानकारी आ गई होगी कि सभी काला धन है। राजू। दुर्गेंद्र जी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, मोदी जी के चेहरे को लेकर लड़ी थी, तब आपने देखा उनका एक नारा था कि भ्रष्टाचार और महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, और गांव का बच्चा बच्चा इस बात को बोलता था। अब ये बात अलग है कि स्थितियां जैसे आज मान लीजिए झारखंड का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी एक मामला अभी असम में पकड़ा गया था 200 करोड़ रुपए का, अलग अलग जो है वो छापेमारी में 200 करोड़ का एक संज्ञान आया था। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा जो आप कर रहे थे कन्नौज के व्यापारी पीयूष जैन साहब की, उनके यहाँ दुर्गेंद्र जी 200 करोड़ रुपया और 23 किलो सोना तो बरामद हुआ था। जब उनकी 5 गाड़ियां अहमदाबाद में पकड़ी गई और आपने देखा जिस तरीके से कानपुर से लेके कन्नौज तक उस व्यापारी का जो भी कैश है और तमाम अंदर दीवालों तक में जो है तमाम 500 चाबियां ऐसी निकली और इसके बाद तमाम लाकर निकले। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पीयूष जैन जी जो विधान परिषद सदस्य भी थे और उसके बाद उसका आज तक जांच में कहां किस मुकाम पर पहुंची है, ये मैं समझता हूं कि मीडिया ने ये तो दिखाया कि भाई ये रुपए और सारी चीजें बरामद हुई। मैं समझता हूं उस समय समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर ये था। पैसा बहुत सारा वापस हो गया है। एक छोटी सी खबर छपी थी किसी अखबार में, हमने देखा था बहुत सारा पैसा वापस हो गया उनका। अभी चुनाव में एक मुद्दा बहुत कसके छाया हुआ था, जो आपने देखा छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर के सौरभ जो है चंद्राकर जी दुबई में अपने शादी में तमाम 200 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, 120 करोड़ रुपए तो वेंडर को दे देते हैं कैश में, वो भी हवाला के जरिए। और ये बहुत बड़ा जब इनके जो स्थानों पर 39 स्थानों पर करीब करीब मैं समझता हूं 417 करोड़ रुपए के एसेट्स और तमाम चीजें शेयर आदि इनके जो है बरामद हुए। कहने का है कि भ्रष्टाचार पर निश्चित तौर पर शिकंजा कसना चाहिए। कई अफसर भी आपने देखे हो जद में आए, कई अधिकारी ऐसे मिले जिनके बिस्तर के नीचे रुपए मिले। दुर्गेंद्र जी नोएडा में एक इंजीनियर थे, उनके तो आपने देखा कितना रुपए उनका बरामद हुआ जी। इन सब चीजों के साथ साथ कानून को बड़ा सख्त बनाने की भी आवश्यकता है। अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं निश्चित तौर पर उसके लाश पैमाने तक जाने की आवश्यकता है। अब ये निश्चित तौर पर है चूंकि देश में कई ऐसे हैं, जैसे वहीं पर जो है जहां का जिक्र आप कर रहे हैं, एक रामचंद्र जी का भी एक मामला वहां पर चल रहा है, 18 ग्रीन टेक के नाम से उनका जो जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। और ये साहू जी जो 3 बार राज्यसभा से सांसद हैं, इससे पहले ये लोकसभा भी लड़े हैं, और इनकी तमाम उड़ीसा में जैसा कि जिक्र किया गया शराब का, इसका 40 साल से इनका कारोबार है देसी शराब का। अब इन सब तमाम चीजों का जानकारी ईडी को तमाम चीजें सामने रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जनमानस चाहता है कि भ्रष्टाचार पर अगर आपने शिकंजा कसा है, निश्चित तौर पर मोदी जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है। और अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीधा सीधा संदेश इन इंडिया गठबंधन के उन 28 दलों को भी दे रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन को भी दे रहे हैं, हेमंत सोरेन को भी दे रहे हैं कि आप भी संभल जाओ, ईडी आने वाली है। ये तो अभी इनकम टैक्स पहुंचा, इनकम टैक्स का छापा है, अब आप संभल जाओ, नहीं ईडी आने वाली है। गठबंधन छोड़ो, चक्कर में मत पड़ो। 36 करोड़ रुपए चाहिए, वो मिले नहीं, हमने 1200 करोड़ रुपए बिजली का दे दिया। तो कहने का है कि बिजली बराबर हमको वहां मिल मतलब कुल मिला के नट सेल में राघवेंद्र राजू आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना तेरा ना मेरा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को आप व्यक्ति, दल, जाति, धर्म, संस्था इसमें बांट नहीं सकते। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार, ये नहीं कि मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार। सारे दल जानते हैं, निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कहां कहां से कितना दान मिल रहा है किन किन पार्टियों को। आज तक वो सारी लिस्ट जनमानस के सामने ओपन नहीं की गई। कहने का तात्पर्य है अगर सुप्रीम कोर्ट, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मसले की सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि जो चुनाव में पैसा खर्चा होता है, एक याचिका आई थी हरियाणा से, वो उसमें कहा गया था कि अंधाधुंध पैसा खर्चा होता, सुप्रीम कोर्ट इसकी लिमिट तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया मैं इस मामले को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मामला विधायिका का है, विधायिका तय करे कितना पैसा खर्चा करना है और कितना नहीं करना है, कितना क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी हाथ खड़े कर लिए कि ना ना ना। अब बताओ भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? अभी संजय सिंह आएंगे तो बताएंगे। वो कह रहे थे कि अभी चुनाव में बहुत सारे उन्होंने ऐसे दृश्य देखे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में जहां पैसा पानी की तरह बहा है। मैं आ रहा हूं शैलेश सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी दुर्गेंद्र जी, आप जान रहे हैं कि आज जो स्थितियां हैं, आपने देखा कि जिस तरीके से तेलंगाना में माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी और जो आज मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह तक तमाम जो शराब का जो कारोबार है, इन सब कारोबारों में तमाम चीजें जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, आपने देखा कि तमाम कार्रवाइयां जबरदस्त हो रही हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर चुनाव 2024 का लोकसभा का है, दुर्गेंद्र जी आप स्वयं जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव कोई जो गाइडलाइंस है उसमें नहीं हो सकता है। खर्चे जो विवरण दिए जाते हैं निर्वाचन आयोग को, आप इस बात को मानते हैं कि पोस्टर, बैनर, झंडा, तमाम प्रचार, जो 2 गाड़ियों से क्या कोई चुनाव लड़ लेता है? कहने का तात्पर्य ठीक है राघवेंद्र जो मैं आपको रोक रहा हूं, मैं प्रोफेसर मानस को चर्चा में लूंगा। प्रोफेसर मानस आपके पास आ रहा हूं। भ्रष्टाचार, इतने सारे पैसे बरामद होना अपने आप में ये गंभीर बात तो है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन एक झटके में इसे काला धन घोषित कर देना, भ्रष्टाचारी घोषित कर देना, एकदम से कांग्रेस के पास इसका सारा पैसा चला जाना, ये कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा हाइप दी जा रही है? सबसे पहले तो आदरणीय दुर्गेंद्र जी, इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज कोट किया है ट्वीट के माध्यम से, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग होकर, मैं यहीं जमशेदपुर में था और एक बहुत ही अच्छी सोच के कारण झारखंड का जन्म हुआ था कि हम कहीं बिहार के भ्रष्टाचार से ज्यादा बेहतर होंगे और आने वाले समय में हमारा झारखंड एक सपनों का वास्तविक झारखंड होगा। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज जो प्रक्रियाएं हैं, पिछले जो वर्ष बीते हैं हमारे, उन दशकों में जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी क्या परिस्थिति रही है, उनकी कार्यशैली कैसी रही है, उनकी कार्य संस्कृति में ईमानदारी की झलक कितनी रही है, ये झारखंड की जनता विधिवत जानती है। और गाहे बेगाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के भ्रष्टाचार जब उजागर होते हैं तो इसकी चर्चा होती है। माननीय धीरज साहू जो सांसद हैं, राज्यसभा के 3री बार सांसद हैं, किस धंधे का कारोबार उनके पास में, किस तरह का धंधा उनके पास है और वर्षों से है, और एकमात्र माफिया है वो इस क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के माफिया यदि कहे जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक छत्र कारोबार है। जब भी टेंडर वेंडर की बात आती है तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे, पाएंगे कि एक कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी को मिला, पता चलेगा कि वो भी कंपनी उन्हीं से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ है। मतलब तीसरा कोई व्यक्ति इस धंधे, पहली चीज की शरीफ लोग इस धंधे में जाते नहीं, बट जो जाते भी हैं तो पता चलता है कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उनके तार कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। सवाल रह गया कि इतने सारे पैसे, अभी शाम तक की जो रिपोर्ट थी 300 करोड़ से ज़्यादा की गिनती हो चुकी थी। हमने देखा विश्लेषकों का, हमने राजनीतिक दलों के नेताओं को देखा। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाए, भ्रष्टाचार, हम दुर्गेंद्र जी की बात सुन रहे थे, भ्रष्टाचार किसी दल का नहीं होता, भ्रष्टाचार किसी जाति का नहीं होता, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, वो हर दल में है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। सवाल रह गया कि 300 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी गई है तो स्वाभाविक है कि आयकर विभाग है, ईडी है या और भी सारे चैनल्स जिनके तार वहां जुड़ेंगे कि नहीं इनकी जांच होनी चाहिए, वो अपना खोजेंगे, इनका जवाब ये देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि लंबे समय से, ये पचने वाली बात नहीं है और झारखंड की जनता आज की परिस्थिति में इतना बेवकूफ नहीं रह गई है। ठीक है, ठीक है। मैं शैलेश सिंह के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा। शैलेश जी, वो कह रहे हैं भाई आप लोग इतने भोले भाले सीधे साधे लोग नहीं हो। आप वो कह रहे हैं कि ये धीरज साहू बहुत बड़े शराब माफिया हैं, इनका कोई ठेका कोई पट्टा लेता ही नहीं है। तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल यही माफियागिरी जो मोदी की गारंटी है ना, उससे माफियागिरी भुला देंगे इस बार, लग रहा है मोदी जी।
या उनको तलाशना पड़ेगा, कोई लिंक तलाशना पड़ेगा भैया बीजेपी में कैसे जाओ? बोलिए शैलज जी। एक कहावत है, वचनम किम दरिद्रम। भाजपाइयों का मोटा मोटी यही हाल है कि कुछ भी बोल देना है, कुछ भी किसी पे आरोप लगा देना है। आज हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। आपका एक था कि भाई धीरज साहू को भी अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा बीजेपी जाने का। धीरज साहू पे बीजेपी मैंने तो बड़ी कठोर बात कही, बड़ी कटु बात कही। साहू ने इसके चलते प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अस्वीकार कर दिया कि यदि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा तो मेरे पास ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। तो यही हालत है। हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। वो कांग्रेस में थे तो बड़े भ्रष्टाचारी थे। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे बड़े भ्रष्टाचारी थे। जितेंद्र तिवारी जो थे नेता वो भी बहुत भ्रष्टाचारी थे। नारायण राणे जब शिवसेना में थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। बीजेपी आ गए, ईमानदार बन गए। अरे अब लिस्ट गिनाते रहोगे पूरी पार्टियां चली जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये बताओ लड़ोगे कैसे? रणनीति क्या है? या क्योंकि पैसा वैसा जो है इतना पैसा निकलेगा तो कौन छोड़ेगा भाई? कौन सी एजेंसी छोड़ेगी आप लोगों को? ऐसी बात है ना कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और आज के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी अफराध पैसे खर्चा कर रही है, वो चाहती है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सड़क छाप हो जाएं और चुनाव ना लड़ पाए, और यही रणनीति वो काम कर रही है। तो भाई भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ोगे, काली कमाई से चुनाव लड़ोगे आप लोग कैसे? ऐसे ये कौन सी बात है शैलज सिंह? इसे कैसे किसी भ्रष्टाचार को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कहा कि भाई 5 राज्यों में उनका शराब का कारोबार है, और अब तक आयकर अधिकारी ने जब तक यह सिद्ध नहीं किया कि हाँ ये ब्लैक का पैसा है, इसकी घोषणा नहीं है, उन्होंने अपना पर्सनल भाई आप ये सोच सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री अगर किसी को, प्रधानमंत्री जी अगर किसी मामले को उठा देते हैं तो क्या फिर कोई विभाग के लिए कुछ बचता है क्या? उनका कुछ बचता है क्या? अगर प्रधानमंत्री कह देंगे काली कमाई भ्रष्टाचार मोदी की गारंटी, तो इसके बाद विभाग के लिए क्या बचा बताओ आप? नहीं, विभाग अभी घोषणा करे ना। विभाग ने अभी घोषणा नहीं किया और प्रधानमंत्री हड़बड़ा के लिख रहे हैं। आप तैयार रहो, आप तैयार हो, धीरज साहू नपेंगे, तैयार रहो। भ्रष्टाचार करेंगे तो नपेंगे। नहीं, ये भ्रष्टाचारी कमाई है, ये तो कहीं भी अभी तक आयकर विभाग ने साबित नहीं किया। उन्होंने छापामारी में ठीक है, मैं रोक रहा हूं। मैं संजय सिंह को ले लेता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बता रहे थे। संजय जी कृपया बोलिए, आप कुछ मध्य प्रदेश वहां के चुनाव के भ्रष्टाचार जो राजनीति में होता, पैसा कैसे बहता है, पैसे की कैसे जरूरत पड़ती है, बता रहे थे, बोलिए। मैं जिस तरह से मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में, खास तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह से मैंने चुनाव देखे, और मैं एक अनुमान के हिसाब से बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी का उपयोग चुनाव में हुआ है। और ये ब्लैक मनी कैसे मैंने अपने जीवन में राजनीतिक के लेवल पे इतनी बड़े पैमाने पे पैसे को बांटते हुए कभी नहीं देखा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं के न्यूज पर इस वक्त आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कब कहां से आ रहा था, कैसे आ रहा था? इवन आप कल्पना करिएगा कि एक वोट को 500 से 1000 रुपए में खरीदा गया, इस लेवल पे चुनाव। और लोगों का सीधा कैलकुलेशन था कि अगर हमको 50,000 वोट खरीदना, उसके मल्टीप्लाई इतने पैसे हमें चाहिए, और इतने पैसे 3 दिन में हमको बांटने। और 3 दिन में, जिस दिन चुनाव था, एक एडीआर के कार्यकर्ता होने के नाते रात में चुनाव वाले दिन हम घूम रहे थे, और उस समय हमने देखा कि लोग किस तरह से पैसे बांट रहे थे, और प्रशासनिक स्तर पे भी उनका सहयोग हो रहा था। तमाम तरह की चीजें जो थी वो चल रही थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश में चुनाव सुधार का कानून नहीं आएगा, जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जो सामाजिक सरोकारों से जिनकी आचरण में शुचिता है और जिन्होंने अपने को तपाया है, अगर वो लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार की बातें सर खोखली होंगी। कभी किसी के यहाँ पैसा मिलेगा, कभी किसी के यहाँ छापा मिलेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि
जड़ में हमें काम करने की जरूरत है, जड़ में पानी डालने की जरूरत है। ऊपर टहलियों में हम ये जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं वाटर कैनन से, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ थोड़े दिन के लिए हमको ये लगेगा कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया। जो मूल मसला है वो भारत में चुनाव को कैसे सस्ते, मतलब जिसको हम कहा जाए कि बहुत आम आदमी के लिए सहज और सरल बनाया जाए, उससे राजनीति में जब ईमानदार लोग आएंगे और एक वातावरण का निर्माण होगा, तभी ये भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। अभी आप जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों में सरकारों के गठन के बाद आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट फंड पे लोग डाका डालते हैं। आप कहीं पे भी बजट एनालिसिस करके देख लीजिए कि किस तरह से कितने ठेके पट्टे उस राज्य में जहां ये काम होंगे। आप देखिएगा जिस राज्य में जिस दल की सरकार आई, उसमें 6 महीने का एक डेटा चौहान साहब मैं आपको दूंगा कि यहाँ जितने भी बड़े टेंडर हुए वो किसको गए और कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन कंपनियां काम कर रही और वो लोग। तो ये पूरा एक नेक्सिस है। तो ये नेक्सिस जो है बिना सत्ता के कभी नहीं चल सकता। जिस राज्य में जिसकी सत्ता है वो उसको उसी तरह से उसको पल्लवित पोषित करता है। और मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार को अगर नियंत्रित करना है तो हमें सबसे पहले जो है चुनाव की प्रक्रिया को बहुत अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बिल जो 2011 का पेंडिंग है ड्राफ्ट बिल, उसको लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात संजय जी आपने बताई और मुझे लगता है कि एक नई दिशा इस चर्चा को दी है चुनाव सुधारों को लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ में जब तक चोट नहीं की जाएगी तब तक ये स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी। एक छोटी सी टिप्पणी में डॉक्टर मानस से लूंगा, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए बेताल साहब के पास जाऊंगा। मानस जी, कैसे कैसे सुधार होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने कुछ साल पहले जो दिया था, खाऊंगा न खाने दूंगा, हम समझते हैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का उन्होंने बहुत बड़ा संकेत दिया था। और जितने भी ईमानदारी से लोग सोचते हैं कि हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह की सोच होनी और इस तरह की कार्रवाई होनी बहुत अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री की सोच को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, लेकिन इस देश की जनता ये भी देख रही है कि जिस नेता को आप भ्रष्टाचारी बताते थे उसको गले लगा रहे हैं। इस देश की जनता ये भी देख रही है। तो अब दोहरी बातें नहीं चलेंगी किसी की भी, चाहे जितना बड़ा नेता हो इस देश का। मैं श्याम बेताल साहब के पास जा रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। संजय सिंह ने एक दिशा दी कि चुनाव सुधार ये दल लागू नहीं करते। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कि चुनाव में खर्च की सीमा तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, कहा ना ना ना, ये काम विधायिका का है, मैं अपनी लिमिट में रहूंगा। कैसे सुधरेगा श्याम बेताल जी, अंतिम टिप्पणी? बिल्कुल ये बात सही है कि चुनाव सुधार होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और ये जो लिमिट तय की जाती है, अभी भी लिमिट है 40 लाख की और क्या 60 लाख की, तो वो लिमिट से 70 लाख नहीं होगी। 40 लाख और 70 लाख, हाँ 70 लाख, तो उससे कुछ नहीं होगा। उसकी मॉनिटरिंग कहाँ होती है? उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इसलिए ये और जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं वो यही सोच के लड़ते हैं कि अगर हम 10 लाख खर्च कर रहे हैं तो हम 5 साल में इसको 50 लाख कर लेंगे। वो इसको व्यापार बना करके चलते हैं। और फिर हर राज्य में धीरज साहू आपको नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हर दल में, हर राज्य में धीरज साहू। धीरज साहू तो व्यापारी भी हैं, या तो बिना व्यापार के पूछो नेता इसे व्यापार क्या करते हो, पता ही नहीं। लाइजनिंग, यस। और ये तो तय है कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। और ये मांग पिछले 20 सालों से हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार होता भी है, लेकिन उसकी काट करने वाले नेता लोग बहुत शातिर हैं। बहुत शुक्रिया श्याम बेताल साहब, अनिल गुप्ता साहब, प्रोफेसर मानस साहब, राघवेंद्र सिंह राजू साहब, शैलज जी और संजय सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। भ्रष्टाचार पर चोट करनी होगी, और अगर राजनीति से भ्रष्टाचार को कम करना है या समूल नाश करना है तो उसके लिए चुनाव सुधार करने होंगे, कठोर कदम उठाने होंगे और जड़ पर चोट करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।